नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी पे मॉडर्न हिस्ट्री का नया साक्षात्कार मैं आपके सामने आया हूँ वीडियो का अपना पिछली वीडियो का एक कंटिन्यूएशन लेकर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जो कवर किया था वो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत की थी और मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे पहले इंटरेस्टिंग टॉपिक बंगाल कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल की शुरुआत हमने की थी, यानी अंग्रेजों की बंगाल विजय पर हमने अपनी शुरुआत मॉडर्न हिस्ट्री कर चुके थे। जहां तक मुझे याद है, हम अपने पिछले वीडियो में अलीवर्दी खां को बैटल ऑफ गिरिया यानी राजमहल के युद्ध में जितवा चुके थे और अब हमें आज की क्लास में अलीवर्दी खान का कार्यकाल देखना है, सिराजुद्दौला का कार्यकाल देखना है, इसके बाद हमें बैटल ऑफ प्लासी करवानी है, इसके बाद मीर जफर के कार्यकाल के साथ मीर कासिम को बैठाना है और मीर कासिम को बैठाने के बाद फिर से उसको हटा के मीर जफर के कार्यकाल में बैटल ऑफ बक्सर करवा देना। तो जितना आज की क्लास में हो पाएगा देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी आज की क्लास की, और बंगाल के नवाब की सीरीज में जो अगला नाम बड़ा महत्वपूर्ण निकल के आ रहा है वो निकल के आता है अलीवर्दी खान। कौन है? अलीवर्दी खान। देखिए, बंगाल के नवाब की सीरीज में मैं दो नवाबों का नाम ऐसा लूंगा जिन्होंने बंगाल को मजबूत करने की कोशिश की, बाकी सबके समय बंगाल डिग्रेड हुआ। दूसरा कोई बंगाल का नवाब ऐसा नहीं था कि जिसके समय में बंगाल डिग्रेड ना हो। केवल दो लोग ऐसे थे जिनके समय में बंगाल जो है आपके कैसा दिखाई पड़ेगा, मजबूत होता दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि अलीवर्दी खां का जो कार्यकाल है वो सर्वाधिक है। अलीवर्दी खां का जो कार्यकाल है वो आपको सर्वाधिक दिखाई पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि बंगाल में अगर सबसे लंबा कार्यकाल देखा जाए कि बंगाल के सबसे लंबे नवाब या बंगाल में सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था, अलीवर्दी खान का। ठीक है, बंगाल में जब अलीवर्दी खान रूल कर रहे थे तो बहुत सारी चुनौतियां थी। आपको भी मालूम है कि जब अलीवर्दी खान रूल कर रहे थे उसके पहले के बंगाल के नवाब जिन्होंने बंगाल में नवाबी की फाउंडेशन रखी थी, नींव रखी थी, मुर्शिद कुली खान साहब, वो लगातार रेगुलर जो है मुगलों को टैक्सेस पे कर रहे थे या एक नजराना के तौर पे कीमत अदा कर रहे थे। अलीवर्दी खान ने एक बड़ा निर्णय लिया और इस हर साल के जाने वाले नजराने के बजाय इसका एक विकल्प निकाला। वो विकल्प क्या निकालेंगे? उन्होंने क्या किया, मोहम्मद शाह रंगीला जो उस समय के मुगल नवाब थे, अब देखो नाम से ही क्लियर है, मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीन मिजाज के रहे होंगे, जानते तो हुई, मुगल है भाई। तो ऐसे में क्या हुआ कि मोहम्मद शाह रंगीला जो है, इसको क्या किया इन्होंने, मोहम्मद शाह रंगीला को इन्होंने 2 करोड़ रुपए घूस दी। कितना? इन्होंने 2 करोड़ रुपए दिए मोहम्मद शाह रंगीला को और यह बोला कि अब आपको मुगल बादशाह के तौर पर बंगाल के नवाब से अब एक भी रुपए का नजराना पेश नहीं किया जाएगा, यानी आप क्या कीजिए, 2 करोड़ रुपए लीजिए और इसके बदले में हमें बंगाल का आधिकारिक नवाब बना दीजिए। तो बंगाल से इसने क्या किया, मुगलों से अपनी जो सत्ता है उसको आधिकारिक तौर पर सुरक्षित कराया। ठीक है, तो बंगाल से, या ये कह सकता हूं कि बंगाल का पहला नवाब जिसने मुगलों से अपनी सत्ता आधिकारिक तौर पर जो है हस्ताक्षरित करवाई या आधिकारिक तौर पर सिद्ध करवाई, तो वो कौन निकल के आते हैं? वो निकल के आते हैं अलीवर्दी खान साहब, जिन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला को 2 करोड़ रुपए दिए। ठीक है, इसके बाद तीसरा एक काम समझिए, बंगाल के कब्जे में जो आपको दिखाई पड़ेगा, बंगाल के कब्जे में जो आपको दिखाई पड़ेगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। अब मैं एक छोटा सा मैप बनाता हूं, आपको दिखाता हूं कि 1740 ये कैसा समय था। देखिए ध्यान से, 1740 ही वो समय है जब बंगाल में आपके रूल कर रहे हैं अलीवर्दी खान। कौन? अलीवर्दी खान। परंतु मराठों में इस समय 1740 ये वो समय है जब यहां पर एक मराठी इतिहास का सबसे शानदार मराठा आता है और उसका नाम था बालाजी बाजीराव। मैं मराठों के विषय में जब एंग्लो मराठा कंक्वेस्ट हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो जिस समय अलीवर्दी खान रूल कर रहा है बंगाल में 1740 में, उसी 1740 में बालाजी बाजीराव मराठों में अगला पेशवा बन के आता है, बाजीराव फर्स्ट के पुत्र के तौर पर। और बालाजी बाजीराव, आपको मालूम है कि मराठों का सबसे महानतम पेशवा रहा है। बालाजी बाजीराव का अगर आप प्रभाव देखेंगे तो लगभग आपको पूरे के पूरे इस भारतीय क्षेत्र में, आपको इस पूरे के पूरे क्षेत्र में आपको बालाजी बाजीराव का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। अलीवर्दी खान को निरंतर बालाजी बाजीराव की तरफ से आक्रमण का खतरा रहता था कि कहीं बालाजी बाजीराव हमारी बंगाल की तरफ नजर न डाल लें। ठीक है, उस खतरे से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो आपके मराठा प्रभाव क्षेत्र में एक क्षेत्र आता था, यह था उड़ीसा। क्या आता था? उड़ीसा। इस उड़ीसा की जो है ये क्या करेंगे, चौथ जो है वो भी पे करने के लिए तैयार रहेंगे।
इस उड़ीसा का इन्होंने क्या पे किया, चौथ टैक्स भी पे किया। और उड़ीसा का ये जो चौथ है इन्होंने किसे पे किया, उड़ीसा का जो ये चौथ है इन्होंने किस मराठा सरदार को पे किया, तो वो आंसर निकल के आ जाता है रघुजी भोसले को। किसको पे किया, रघुजी भोसले। रघुजी भोसले को अली वर्दी खान ने उड़ीसा का चौथ टैक्स पे किया है, ये सवाल पूछा भी गया। ठीक है, अब जो बच्चे नहीं मालूम हो चौथ क्या होता था, तो आप ये समझिए कि राज्य की टोटल इनकम का 1/4 मराठे लिया करते थे और इसे वो बताया करते थे कि ये आपके लिए एक प्रोटेक्शन टैक्स है, ये आपकी सुरक्षा के लिए जो है, आप अपनी टोटल इनकम का 1/4 हमें दीजिए और हम आपको सुरक्षित रखेंगे। ठीक, हालांकि यही टैक्स मराठों के पतन का बाद में कारण भी बनता है, वो हम समझेंगे जब पानीपत का युद्ध होगा तब। यहाँ पर अली वर्दी खां के बारे में क्या निकल के आ रहा है कि बंगाल में सबसे लंबा कार्यकाल अली वर्दी खां का है, लगभग 16 साल का। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला से इन्होंने क्या किया, 2 करोड़ रुपए आधिकारिक रुपए उनको देकर अपनी नवाबी जो है आधिकारिक बनाई। तीसरा एक काम क्या किया और मजबूत करने के लिए कि उड़ीसा को चौथ पे किया, और उड़ीसा में इन्होंने जो चौथ पे की है वो किसको पे की है, उड़ीसा में इन्होंने चौथ पे की है आपके रघुजी भोसले को। मोहम्मद शाह रंगीला को अगर आप देखोगे तो ये अली वर्दी खां को देखोगे तो एक बात आप ये देखोगे कि भाई साहब इन्होंने यूरोपीय शक्तियों की तुलना मधुमक्खियों से की। इन्होंने यूरोपीय शक्तियों की जो तुलना है वो मधुमक्खियों से की। ये सीधा सीधा यूपीएससी में एक बार सवाल भी आ चुका है कि यूरोपीय शक्तियों की तुलना इन्होंने किससे की, मधुमक्खियों से की। इन्होंने बोला कि यूरोपीय शक्तियां जो है मधुमक्खियों के छत्ते जैसी हैं, अगर आप इनको छेड़ोगे नहीं तो ये शहद देंगी, और अगर आपने इन्हें छेड़ दिया तो ये आपको ऐसा छेड़ेंगे कि बैठने वाली जगह आप बैठ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि अली वर्दी खां ने भी जो है किसी को तंग नहीं किया, यूरोपीय शक्तियों को नहीं छेड़ा। हालांकि यही चीज इनके नवासे सिराजुद्दौला ने ध्यान रखी होती तो इतिहास कुछ अलग होता। ठीक है, अली वर्दी खां को कहने को तो सब कुछ था, अली वर्दी खां के पास सब कुछ था, बस एक औलाद नहीं थी। अली वर्दी खां को केवल 3 बेटियां थी और कोई भी लायक इनको पुत्र पैदा नहीं हुआ। वो 3 बेटियां अगर आपको देखना होगा तो जैसे देख लीजिए, पहली थी घसीटी बेगम, दूसरी थी मुनीरा और तीसरी थी अमीना। ये अली वर्दी खां की 3 बेटियां थी और तीनों जो है अलग अलग जगह ब्याही थी। जैसे घसीटी बेगम जो है ये ढाका के दीवान से ब्याही थी, मुनीरा जो है ये पूर्णिया के नवाब से ब्याही थी, और अमीना जो है ये आपके पटना के नवाब से ब्याही थी। अब संकट यही नहीं था, संकट आगे भी दिखाई पड़ेगा आपको। संकट ये कि घसीटी बेगम निसंतान थी, इनको कोई भी औलाद पैदा नहीं हुई थी। मुनीरा से जो इनको नवासा पैदा हुआ उसका नाम था शौकत जंग, पर वो इतना नालायक समझा जाता था अली वर्दी खां की नजर में कि वो उसको सत्ता दे नहीं सकते थे। और ऐसे में अब इतिहास में आपके बंगाल का अगला नवाब आ रहा है जो कि उसकी सबसे छोटी बेटी अमीना बेगम का पुत्र है और उसका नाम है सिराज उद दौला। क्या नाम है, सिराज उद दौला, बंगाल का सबसे बदनसीब नवाब। इसी के समय आपके बैटल ऑफ बक्सर लड़ा जाता है, बैटल ऑफ प्लासी लड़ा जाता है। ठीक है, तो अली वर्दी खां के बारे में जितने आज तक महत्वपूर्ण फैक्ट पूछे गए हैं वो लगभग जो है आपको मालूम है कि अली वर्दी खां के बारे में इससे ज्यादा जो है सवाल जवाब किए नहीं जाते हैं। ठीक है, अब यहां से जो है हम जल्दी से चल देते हैं कहां पे, अपने बंगाल के अगले नवाब की तरफ, और बंगाल के अगले नवाब है नवाब सिराजुद्दौला। बंगाल के अगले नवाब कौन है, नवाब सिराजुद्दौला। सबसे ज्यादा चर्चित नवाब यही है। समय और कार्यकाल तो छोटा रहा है लेकिन चर्चाएं बहुत ज्यादा रही हैं। 1756 से 1757। अली वर्दी खां ने अपने जिंदा रहते सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया था। इस बात को लेकर शौकत जंग और उसकी जो सबसे बड़ी मौसी यानी अली वर्दी खां की जो सबसे बड़ी बेटी थी, आपको मालूम है ना कौन, अली वर्दी खां की सबसे बड़ी बेटी घसीटी बेगम और मुनीरा का पुत्र शौकत जंग, ये दोनों के दोनों ही अली वर्दी खां से सत्ता को लेकर जो है बड़े लालच के साथ मिलते रहे। केवल एक बेटिया थी जो कि अपने पिता को बिल्कुल पिता तुल्य प्यार देती रही, और वो थी अमीना जो पटना में ब्याही थी और जिससे हुआ था सिराजुद्दौला। तो उस बात का जो है लाभ भी इनको मिलेगा, और सिराजुद्दौला को इन्होंने अपने जीते जी बंगाल का नया नवाब घोषित कर दिया। अप्रैल 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन जाते हैं अली वर्दी खान की मृत्यु के पश्चात। अब नई उम्र में अगर कोई बंगाल यानी हिंदुस्तान की सबसे मजबूत जगह का अगर नवाब बनाया जाता है तो भैया भूकाल तो आएगा ही, है कि नहीं।
अब मान लो कोई 18-19 साल का लड़का अगर बंगाल का नवाब बनाया जाएगा तो क्या करेगा? सबसे पहले तो क्या करेगा, जितने अपने पुराने यार दोस्त शत्रु वगैरह हैं उनको याद करेगा, जितनी पुरानी प्रेमिकाएं हैं जिन्होंने दिल तोड़ा उनको याद करेगा, और क्या करेगा, बढ़िया एक स्कॉर्पियो एन खरीदेगा, ब्लैक चश्मा लगाएगा, पीछे बैकग्राउंड में गाना बज रहा होगा ठुकरा के मेरा प्यार, और फिर जाके पहले जो है बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा तेरा ये नया नवाब। बहुत कम उम्र में बंगाल का नवाब बना दिया गया था, और इसी कारण इसमें क्रोध, अदूरदर्शिता और अनुभव की कमी सब कुछ दिखाई पड़ेगा। सिराज बंगाल में ये कह सकता हूं कि इसके अनुभव में जो कमी तो थी ही थी, साथ ही इसके जो साथ के लोग थे वो भी बड़े धुआंधार मिले। एक दूर का मामा मिला जो इसका कमांडर था मीर जफर, जब चाहता वो आए दिन कस्में खाता था कि ये हट जाए। एक इसकी सबसे बड़ी मौसी है जो कि अपने इस भांजे को बिल्कुल भी भांजा नहीं समझती, जब चाहे भूंज दे। एक इसका मौसेरा भाई है शौकत जंग, जो कि जब चाहता है कि जंग हो जाए और इसको मार गोली बम धुआं करे और नवाब पद पर काबिज हो जाए। इसके अपने दरबारी लोग हैं, अमी चंद हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सिराज के खिलाफ थे। अब सिराज का चलो राज्यारोहण करवा देते हैं। अप्रैल 1756 में सिराजुद्दौला सत्ता में बैठ जाता है, ठीक है। और अप्रैल 1756 में जब सिराज सत्ता पे बैठता है वहीं से डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है। जैसे देखने क्या होता है, बंगाल के नवाब जब अपॉइंट हुआ करते थे, या बंगाल में जब कोई नया नवाब बनता था तो एक परंपरा ये होती थी कि जो यूरोपीय कंपनियां हैं, जो फ्रांसीसी हैं, जो कि चंद्रनगर में है, फ्रांसीसी कहां पर है, चंद्रनगर में, और अंग्रेज कहां पर थे पिछली वीडियो में, कलकत्ता में, ये आया करते थे और बंगाल के नया नवाब को बकायदा तोहफे वगैरह पेश किया करते थे। बट यहां पर क्या होगा कि आपके सिराजुद्दौला की जब अपॉइंटमेंट होती है तो यहां पर किसी भी प्रकार का कोई तोहफा नहीं देखा जाता है। अप्रैल में जब ये नवाब बनता है ना, जब अप्रैल 1756 में ये नवाब बनता है तो कहानी क्या जाती है, कहानी ये जाती है कि कोई भी इनको जो है नवाब मानने को तैयार, या ये कह सकता हूं कि कोई भी इनके राज्याभिषेक पर नहीं उपस्थित था। दरबार में अंग्रेज अनुपस्थित थे। ये बात इसको बड़ा खलेगी। ये बात इसको क्यों खलेगी? क्योंकि एक बार ये क्या हुआ था, कलकत्ता में गया था फैक्ट्री देखने, भाई फैक्ट्री कैसी होती है, फैक्ट्री कैसी होती है। तो अब ये गया फैक्ट्री देखने लगा जाके। अंग्रेजों ने मना किया, पूछा कौन हो तुम, कहाँ, यहाँ क्या कर रहे हो? उसने बताया, जैसे उत्तर प्रदेश में क्या होता है, लड़के क्या बोलते हैं, चाचा विधायक है हमारे। ये बंगाल के हैं, इन्होंने बोला नाना नवाब है हमारे। बट अंग्रेजों ने इस बात को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया, इनको बिल्कुल भाव नहीं दिया, इनको भगा दिया वहां से। तो वो श्लाघा भी इनके मन में थी अंग्रेजों को लेकर। मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि सिराज और अंग्रेजों के संबंध कैसे खराब होते चले गए कि बात युद्ध तक आ गई, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि जब अप्रैल 1756 में ये नवाब बनता है, उस दौरान दरबार में क्या होता है, अंग्रेज अनुपस्थित थे। ये बात इसको बड़ी खराब लगती है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप और फ्रांस के बीच में क्या होता है, 7 वर्षीय युद्ध शुरू हो जाता है, ठीक है नहीं। यहां पर क्या होगा, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में क्या होता है, 7 वर्षीय युद्ध शुरू हो जाता है यूरोप में। और इस 7 वर्षीय युद्ध का परिणाम क्या रहता है? इस 7 वर्षीय युद्ध का परिणाम यह रहता है कि यहां पर ईआईसी और फ्रेंच ईआईसी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये लोग क्या करते हैं, ये शुरू कर देते हैं फोर्टिफिकेशन। चलिए मैं फिर से लिख देता हूं। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने चंद्रनगर का और ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी। किलेबंदी मतलब ये लोग अपने अपने क्षेत्र को सुरक्षित करने लगे। इन दोनों क्षेत्रों की क्या शुरू हो गई, किलेबंदी शुरू हो गई। अब किलेबंदी का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? मान लो कि आप एक गांव के मुखिया हो, या मतलब गांव के राजा हो, और गांव में किसी से आपकी बनती ना हो। जब आपकी गांव में किसी से बनती नहीं होगी, ये चलो कह रहे हैं बनती ना हो, आपने किसी को अपने 100 बीघा जमीन में किसी को 2 बीघा जमीन दे दी कि चलो बेटा तुम यहां रहो, खाओ पियो अपना, और खेती वेती करो, जो गल्ला पैदा हो उससे अपना जीवन यापन करो। और कल को आपको आपकी दी हुई 100 बीघा जमीन में कोई जो 2 बीघा जमीन आपने जिसको दिया था, वो अगर कल को उस 2 बीघा जमीन में बाढ़ वाड़ लगवाने लगे, दीवार लगा के उसको कवर कराने लगे, तो आपको बर्दाश्त होगा क्या? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। बस यही चीज आपके जो है सिराजुद्दौला महोदय के साथ हुई। सिराजुद्दौला महोदय जो है वो क्या होगा, जब इन्होंने देखा कि ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जब ये किलेबंदी शुरू कर देते हैं, तो सिराज ने इस किलेबंदी को लेकर विरोध दर्ज किया। बोला कि नहीं, कोई किलेबंदी नहीं होगी, आपको रहना, आप सुकून से रहिए, शांति से रहिए, बट हम किसी भी प्रकार से कोई किलेबंदी नहीं होने देंगे। और जब ये बोला गया कि किसी भी प्रकार से कोई किलेबंदी नहीं होने देंगे, तो ऐसे में ये बात फ्रांस को तो समझ में आ गई, समझ रहे हैं? ये बात जो है फ्रांस को समझ में आ गई, लेकिन ये बात इंग्लैंड नहीं समझा। यानी ये बात फ्रेंच ईस्ट इंडिया तो समझ गई, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने किलेबंदी नहीं रोकी।
ये घटना मई 1756 की है। ठीक, ये घटना अप्रैल के बाद अगले महीने मई 1756 की। सिराज ने कई बार वार्निंग भिजवाई, लेकिन सिराज की इस वार्निंग का कोई भी असर जो है आपके नहीं पड़ता है कंपनी पर। ठीक है कि नहीं? ऐसे में सिराज ने क्या किया, सबसे पहले फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पर अटैक का प्लान बनाया और उसने अपने सबसे पहले अटैक में क्या किया, कासिम बाजार पर आक्रमण किया। और कासिम बाजार पर किए गए इस आक्रमण पे उसने क्या किया, 5 जून 1756 को इसने क्या किया, कासिम बाजार पर आक्रमण करके उसको जीत लिया। कासिम बाजार जो है आपके अंग्रेजों के फैक्ट्री एरिया था जहां पर अंग्रेजों का नियंत्रण था। तो उसने सबसे पहले क्या किया, कासिम बाजार पे आक्रमण किया 5 जून 1756 को और उसे क्या किया, जीत लिया। इसके बाद वो कलकत्ता पहुंचता है। इसके बाद वो कहां पहुंचेगा, कलकत्ता पहुंचेगा। और इसके बाद कलकत्ता पहुंचकर वो क्या करता है, ध्यान से देखिए, 15 जून, कब, 15 जून 1756 को उसने कलकत्ता पर घेरा डाला। कहां का, कलकत्ता पर घेरा डाला। कलकत्ता पर घेरा डाला सिंपल सा मतलब है कलकत्ता के गेट के बाहर जो है आपके खड़ा हो गया आकर और लगातार वो बोलता रहा कि भाई साहब एक काम करो, कलकत्ता का जो है दरवाजा जो है फोर्ट विलियम का वो खोलो, हमें अंदर आने दो और जरा बातचीत करने दो कि तुम लोग के दिमाग क्यों खराब है। अब ऐसे में क्या होता है, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जिस समय इसने कलकत्ता पर घेरा डाला उस समय यहां का गवर्नर कौन था, जिस समय कलकत्ता पर घेरा डाला उस समय कलकत्ता का गवर्नर कौन था और कलकत्ता का सेनापति कौन था, ठीक है, ये सवाल पूछे गए। तो उस समय कलकत्ता का गवर्नर था डेरेक। कौन था, डेरेक। और उस समय कलकत्ता का सेनापति था मेंचिन। कौन था, मेंचिन। इन दोनों ने क्या किया, 5 दिन तक लगातार कोई दरवाजा नहीं खोला, कोई जो है मदद नहीं दी। और ऐसे में फाइनली क्या होता है, सिराज लगातार 5 दिन घेरा डालने के बाद 20 जून 1756 को कलकत्ते में को जो है जीतने में सफल रहता है। और क्या करेगा, 20 जून 1756 को कलकत्ता इसने फाइनली अंग्रेजों से एक छोटे से युद्ध के बाद जीत लिया। ठीक, और जब कलकत्ता जीत लिया जाता है तो अंग्रेज फिर कहां जाते हैं, अंग्रेज जो है हुगली नदी के रास्ते जो है ये चले जाते हैं फुल्टा द्वीप पर। फुल्टा आपके हुगली के आगे बना एक द्वीप था। तो सारे के सारे अंग्रेज कहां भाग गए, सारे के सारे अंग्रेज फुल्टा द्वीप पर भाग गए। अब अंग्रेज सब फुल्टा द्वीप पे तो भाग जाते हैं, वो तो ठीक है। सिराजुद्दौला को अगर सच में अंग्रेजों को हटाना ही था तो करना ये था कि इनको सबको जो है फुल्टा द्वीप पे भी ना रहने देता, इनको सबको क्या करता, फुल्टा द्वीप से भी भगा देता। बट सिराज ने यहां पर किया क्या, अंग्रेजों को फुल्टा द्वीप पर रहने दिया और वहां पर फुल्टा द्वीप से आगे नहीं भगाया और कलकत्ता में उसने जो किया करना था वो कर दिया। सबसे पहला एक्शन तो उसने वो किया जो आपके उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री बहुत करते हैं, उसने कलकत्ता का नाम बदल के अलीनगर कर दिया। कलकत्ता का नाम बदल के उसने क्या कर दिया, अलीनगर कर दिया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी आगे आपको फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि भी पढ़नी है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि कलकत्ता को उसने कब जीत लिया है, 20 जून 1756 को, और कलकत्ता का नाम क्या कर दिया है, अलीनगर। लेकिन यहीं पर एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है जो मैं आपको बता दूं, जो कि इतिहास में काफी ज्यादा पूछी जाती है, और वो घटना है इंसिडेंट ऑफ ब्लैक होल। वो घटना कौन सी है, वो घटना है ब्लैक होल की घटना। या आप उसी को पढ़ेंगे तो दूसरी तरफ पढ़ेंगे काल कोठरी की घटना। काल कोठरी घटना क्या थी भैया, काल कोठरी घटना, इंसिडेंट ऑफ ब्लैक होल, जिस पर इतने सवाल पूछे जाते हैं। ये आपके अंग्रेजों द्वारा फैलाया गया एक प्रोपेगेंडा था। ये अंग्रेजों द्वारा फैलाया गया एक प्रोपेगेंडा था जिसको मैं आपको बताऊं कि ये प्रोपेगेंडा से अधिक कुछ नहीं था। ठीक, अगर मैं देखूंगा कि ब्लैक होल घटना क्या थी तो भैया इसकी जो डेट निकल के आती है वो निकल के आती है 20 जून 1756। कुछ किताबों में ये आपके 20 जून या 21 जून भी दी रही होती है, बट ये घटना कब होती है, 20 जून 1756 को। और इस घटना को बताया किसने, इस घटना को प्रस्तुत किसने किया, इस घटना को प्रस्तुत करता है एक अंग्रेज डॉक्टर। इस घटना की चर्चा जो है 1758 में बाद में एक अंग्रेज डॉक्टर करता है, और उस अंग्रेज डॉक्टर का नाम क्या था, उस अंग्रेज डॉक्टर का नाम था हॉलवेल। क्या नाम था, हॉलवेल। यानी ब्लैक होल की घटना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, एक अंग्रेज डॉक्टर हॉलवेल द्वारा प्रस्तुत की गई है। ये घटना क्या थी, आपको अगर मुझे बताऊंगा तो बड़ी हंसी आएगी बताते समय कि ये घटना थी क्या। बड़ी मजेदार घटना थी कि भैया इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखिए क्या हुआ था। जिस दिन कलकत्ता जीता, इन्होंने कलकत्ता जीता 20 जून को, और 20 जून की शाम 8 बजे के आसपास फोर्ट विलियम सिराज जब जाते हैं तो फोर्ट विलियम में इन्होंने क्या किया, एक 18 बाई 14 बाई 10
फीट के कमरे में, है ना, इस कमरे में इन्होंने क्या किया, 146 लोगों को यानी 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया। 146 अंग्रेजों को इस कमरे में बंद कर दिया। अब आप समझिए क्या है, 18 इसकी लेंथ है, इसकी विड्थ है 14 और इसकी हाइट है क्या 10 फीट। तो एक 18 फीट गुणे 14 फीट गुणे 10 फीट हाइट के कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया और उस कमरे में केवल एक खिड़की थी सांस लेने के लिए। रात भर 146 अंग्रेज कमरे में बंद रहे और जब अगली सुबह गेट खोला गया तो ऐसा कहा जाता है कि इनमें से केवल 23 जीवित बचते हैं। इनमें से कितने, केवल 23 लोग जीवित बचते हैं और इन्हीं 23 में से जो जीवित बचा था ये डॉक्टरवा बचा था, हॉलवेल अंग्रेजवा। ठीक, कई लोग जैसे गुलाम अहमद उस समय के जो तत्कालीन इतिहासकार हैं जिन्होंने सिराजुद्दौला पे और बंगाल के नवाबों पे जो इतिहास लिखा है, उन्होंने इस घटना का जिक्र बिल्कुल नहीं किया। भारत के कई और भी इतिहासकार हैं जो कि ये मानते हैं कि हॉलवेल ने ये केवल और केवल ब्रिटिशर्स के प्रति सिंपैथी पाने के लिए ऐसा किया है। वास्तव में सिराजुद्दौला ने ऐसा कोई काम नहीं किया, ये बेवजह बदनाम करने की साजिश है और कुछ नहीं। ठीक है, परंतु ये पूछी जाती है, ये ब्लैक होल की घटना जो है वो काफी ज्यादा पूछी जाती है, कालकोटे घटना। तो ये आपके किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, अंग्रेज डॉक्टर हॉलवेल के द्वारा प्रस्तुत की गई। कब हुई, 20 जून 1756 को। क्या किया गया, एक बेहद सकरे कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद किया गया जिनमें से केवल 23 जीवित बचते, उन्हीं में से एक ये हॉलवेल था जिसने ये कहानी हमें सुनाई। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। बट यहां पर अभी कहानी इतनी से बाकी नहीं है। अब यहां पे ब्लैक होल की घटना के बाद हम कहानी आगे ले चलते हैं कि आगे क्या हुआ। आगे आपको मालूम है कि सिराज ने क्या किया, कलकत्ता का नाम अलीनगर कर दिया था। कलकत्ता का नाम क्या कर दिया था, अलीनगर कर दिया था और एक बेहद ही करप्ट आदमी को इसकी कमांड दे दी और वो करप्ट आदमी था मानिक चंद। कौन था, मानिक चंद। मानिक चंद को इन्होंने क्या कर दिया, कमान सौंप दी इस अलीनगर की और सिराज को लगा कि बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक, तो जून 1756 में सिराज के हाथ एक पहली और बड़ी विजय लगी। ठीक है, इसके बाद सिराज के हाथ में दूसरी बड़ी विजय तब लगती है जब अक्टूबर 1756 में इसको अपना एक बड़ा शत्रु हाथ लगता है। अक्टूबर 1756 में ये अपने भाई शौकत जंग को हरा देता है। मैंने आपको बताया था अक्टूबर 1756 में ये अपने भाई शौकत जंग को हरा देता है और ये जिस युद्ध में हराता है उसे मनिहारी का युद्ध बोला गया था। क्या बोला गया था, मनिहारी का युद्ध। तो सिराज का ये समय बड़ा शानदार चल रहा है, पहला साल बड़ा शानदार चल रहा है कि जब वो अंग्रेजों को भी जो है भगा दे रहा है, सारे के सारे अंग्रेज उल्टा आइलैंड में बैठ रहे हैं जाके। और अक्टूबर 1756 में उसने क्या किया, अपने सबसे बड़े राइवल अपने भाई शौकत जंग को मनिहारी के युद्ध में हरा दिया। और इसके बाद क्या किया, जो इसकी मौसी है घसीटी बेगम, और घसीटी बेगम को इसने कलकत्ता बुला लिया क्योंकि मालूम चल गया था कि सारा सारा षड्यंत्र किसका है, इसकी मौसी घसीटी बेगम का है। तो घसीटी बेगम को इसने कलकत्ता वापस बुला लिया, माफ करिएगा मुर्शिदाबाद बुला लिया जो उसकी राजधानी थी। कहां बुला लिया, मुर्शिदाबाद बुला लिया। अब इनकी मौसी के बारे में भी जो है इतिहास के सीधे पन्नों में और इतिहास के पीछे के पन्नों में बहुत सारी बातचीत है। जैसे एक बात बताता हूं, मौसी ढाका के जो है नवाब से ब्याही थी, बट पता चलता है कि मौसी का मन ढाका के नवाब में कम, ढाका के दीवान में ज्यादा लग रहा था। तो ये बात सिराज के दरबार में जब फैलना शुरू हुई तो सिराज को लगा, अरे मौसी सत्ता भी चाहती हैं, प्रेम भी चाहती हैं, सत्ता मिल नहीं रही है, वो प्रेम के चक्कर में जो आपके अफसार वंश है उसकी बेइज्जती अलग से हो रही है। तो ऐसे में क्या होगा कि सिराज जब शौकत जंग वाले मामले में इनका हाथ देखेगा और जो ढाका में चल रहा है उस कहानी को जब समझेगा तो सिराज क्या करेगा, बोलेगा कि मौसी एक काम करो, तुम घर के बगल में एकदम मेरे कमरे के बगल में तुम रहो, तुम एक ऐसी षड्यंत्रकारी महिला हो जिसका दूर रहना मेरे लिए ज्यादा नुकसानदायक है, तुम पास में रहोगी तो तुम्हारे सारे षड्यंत्र मुझे मालूम चलते रहेंगे। तो इसलिए जो है क्या किया, पहले अंग्रेजों को पटका, इसके बाद शौकत जंग को पटका और तीसरा जो सबसे बड़ा शत्रु था इनकी अपनी खुद की मौसी घसीटी बेगम, उसको भी सिराज ने क्या किया, बुला लिया वापस अपने पास मुर्शिदाबाद। ठीक, अब यहां से सिराज को लग रहा है कि एवरीथिंग इज फिक्स, बट ये कहानी का पहला हाफ है। असली कहानी तो अब शुरू होगी और ये अब जो कहानी शुरू होने वाली है उस कहानी का जो प्लॉट है वो मैं आपको बताऊंगा। वो शुरू होता है मद्रास से। इस कहानी का जो अगला प्लॉट है वो कहां शुरू हो रहा है, मद्रास से शुरू हो रहा है। और जब इस कहानी के प्लॉट को हम मद्रास में बता रहे हैं तो जरा इस कहानी के प्लॉट को समझिए कि मद्रास में हुआ क्या। देखिए यहां कंपनी का एक और अड्डा था मद्रास।
कहां? मद्रास में। जब मद्रास को मालूम चलता है कि कलकत्ता के अंग्रेजों को जो है सिराजुद्दौला ने वहां से निकाल के बाहर भगा दिया है, तो ऐसे में दो रिटेलिएशन फोर्सेस यानी आपके दो सेनाएं जाती हैं जो कि इस बात का बदला लेंगी जाके या उनको रीइंफोर्स करेंगी। और वो दो सेनाएं कौन सी चलती हैं? एक सेना चलती है वाटसन की, देखिए दो सेना चलती हैं, एक चलती है थल सेना, और वो थल सेना जा रही है रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। इस आदमी के नाम को आप याद रख लीजिए, बहुत पूछा जाएगा। एक थल सेना जाती है रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, और एक जल सेना जाती है, वो जाती है वाटसन के नेतृत्व में। वो किसके नेतृत्व में जाती है? वाटसन। ये दोनों कमांडर्स आपके फुल्टा में बैठे अंग्रेजों की मदद के लिए भेजे जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि फुल्टा में फंसे अंग्रेजों की मदद के लिए, फुल्टा में फंसे अंग्रेजों की मदद कहां से आती है? ये आती है मद्रास से। और मद्रास से दो ट्रूप्स भेजे गए। स्थल मार्ग से कौन भेजा गया? स्थल मार्ग से भेजा गया रॉबर्ट क्लाइव। ये पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। और जल मार्ग से कौन भेजा गया? वहां से भेजा जाता है वाटसन। इनमें सबसे काबिल लौंडा कौन था दोनों में से? वो थे रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं, जरा उसको हम आगे अगली स्लाइड में देखते हैं। आप जब देखोगे तो यहां पर आपको क्या पता चलेगा, कलकत्ता पूरा का पूरा कैप्चर है। कलकत्ता जो है यहाँ का, वो किसके कंट्रोल में था? उस पर सिराजुद्दौला किसको रूल देकर गया था? मानिक चंद को। ठीक, अब रॉबर्ट क्लाइव का काम यह है कि मानिक चंद को किसी भी तरह से टैकल करे और कलकत्ता वापस ले। और इस काम में रॉबर्ट क्लाइव को बहुत समय नहीं लगेगा। रॉबर्ट क्लाइव 2 जनवरी 1756 को कलकत्ता वापस 1757 को वापस ले लेता है। 2 जनवरी 1757 को ये मानिक चंद को घूस देता है और फाइनली रॉबर्ट क्लाइव क्या कर लेगा? कलकत्ता पर अधिकार कर लेगा। कलकत्ता पर अधिकार पुनः स्थापित कर लेता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसे आप भूलिएगा मत। 20 जून 1756 को कलकत्ता अंग्रेजों के हाथ से निकलता है और 2 जनवरी 1757 को मानिक चंद को घूस देकर रॉबर्ट क्लाइव क्या करेगा? मानिक चंद को रॉबर्ट क्लाइव जो करेगा, घूस पे करेगा। और घूस के दम पर आपको मालूम है अंग्रेजों ने हमें जो सबसे बेहतरीन गुण दिया है, सबसे बेहतरीन लक्षण दिया, वो क्या दिया है? भ्रष्टाचार सबसे बेहतरीन लक्षण दिया है जो हमें अंग्रेजों से प्राप्त हुआ है। और यहां पर मानिक चंद साहब क्या करेंगे? बिक जाएंगे और 2 जनवरी को 1757 को कलकत्ता पे रॉबर्ट क्लाइव दोबारा अधिकार प्राप्त कर लेगा। ठीक है, अब ये बात जब पता चलती है सिराजुद्दौला को, तो सिराजुद्दौला रिटेलिएट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस समय तक हालात बहुत बदल चुके हैं, क्योंकि इस समय तक भारत में जो हालात बदले हैं, जरा उसकी सूरत हाल देखिए क्या है। सूरत हाल समझाने के लिए मैं आपको एक नक्शा दिखाऊंगा। उस नक्शे में आपको 2 बातें बताऊंगा ताकि आपको पता चल सके इस समय सूरत हाल क्या है। देखिए, नक्शे से आपको ना मालूम रहता है कि मैं बात भारत के किस हिस्से की कर रहा हूं और किस क्षेत्र की कर रहा हूं। देखिए, इस समय हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी ताकत है जो रूल कर रही है इतने पूरे विशाल क्षेत्र में, वो सबसे बड़ी ताकत है मराठा। कौन है? मराठा। और मराठों में इस समय मराठे अपना सबसे महानतम पेशवा देख रहे हैं। वो कौन है? वो है बालाजी बाजीराव। ठीक, और वहीं दूसरी तरफ से एक नया खतरा जो है सामने आ रहा है, और वो नया खतरा आ रहा है अफगानिस्तान से। वो नया खतरा कहां से आ रहा है सिराजुद्दौला के लिए? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में दुर्रानी वंश का अहमद शाह अब्दाली जो है वो लगातार अटैक कर रहा था। अहमद शाह अब्दाली क्या कर रहा था? लगातार अटैक कर रहा था। आपको लगता है कि 1761 में जब पानीपत का युद्ध हुआ है तो अहमद शाह अब्दाली ये पहली और आखिरी बार आया? अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 7 बार आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? 7 बार आक्रमण किया। और पानीपत का जो 1761 में युद्ध हुआ है, ये उसका कौन सा आक्रमण था? ये उसका 5वां आक्रमण था। बहुत कम किताबों में ये बात लिखी है, बहुत कम सोर्सेज में ये बात आपको पता चलेगी। अब मैं बता रहा हूं इसका मतलब नहीं कि ये इतिहास में खुद खोद के लाया हूं, मैंने भी किताबों से ही पढ़ा है। बट कारण ये है कि आप कितना पढ़ते हैं। इनफोकस सिविल एकेडमी का कोई भी अध्यापक कभी ये चैलेंज नहीं करेगा कि हम जो बता रहे हो किसी को नहीं मालूम। सबको सब कुछ मालूम है। सब कितने बेहतर ढंग से समझा पाते हैं और आप उस बताई गई बात को कितना बेहतर ढंग से याद रह पाते हैं, ये गुणवत्ता जो होती है वो सब में नहीं होती। वो हमारे इनफोकस सिविल एकेडमी में आपको दिखाई पड़ेगी। ये प्रमोशन नहीं है, एक ऑनेस्ट रिव्यू है। मैं फैकल्टी हूं, मैं ओनर नहीं हूं। अपने मोहित सर की तारीफ कर रहा हूं। तो यहां पर आप देखेंगे कि अहमद शाह अब्दाली 7 बार आक्रमण करता है। लगातार क्या होता है कि 1748 से आक्रमण शुरू हो जाते हैं। तो अब ना
सिराजुद्दौला को 2 खतरे हैं। अब वो पहले वाले दिन नहीं रह गए, समझ गए? अब यहां पर कुछ चेंजेस आ गए। जैसे ये जो बंगाल है आपके, इस बंगाल को 2 आक्रमणों का खतरा है। एक तो मराठों की तरफ से और दूसरा अहमद शाह अब्दाली की तरफ से, कि कहीं ऐसा ना हो वो मुगलियंस को जीते, अवध को जीते, फिर हमारे ऊपर आक्रमण करे। तो यहां पर आप चीज क्या देख रहे हैं? यहां पर आप ये देख रहे हैं कि 2 जनवरी 1757 को मानिकचंद घूस लेकर भले ही बंगाल कलकत्ता अंग्रेजों को वापस दे देता है, लेकिन सिराज इस बार डिफेंसिव जोन में आ चुका है। सिराज डिफेंसिव जोन में क्यों आ चुका है? क्योंकि सिराज के डिफेंसिव जोन में आने के कारण मैंने आपको बता दी। ठीक, तो यहां पर सिराज अब क्या करेंगे? अंग्रेजों से युद्ध नहीं करेंगे, सिराज अब करेंगे यहां पर संधि। और फरवरी 1757 में सिराजुद्दौला साइन करता है अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि, रॉबर्ट क्लाइव के साथ। कहां की संधि? अलीनगर की संधि। ध्यान से देखो क्या है ये अलीनगर की संधि। ये अलीनगर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भैया कलकत्ता का नया नाम क्या है? अलीनगर है। कलकत्ता का नया नाम क्या है? अलीनगर है। अब इस अलीनगर की संधि में जब आपको मुझे बताना पड़े कि अलीनगर की संधि में इसने क्या क्या बातें कही, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि अलीनगर की संधि में सिराजुद्दौला ने क्या क्या बातें कही। अब ध्यान से देखिएगा, अलीनगर की संधि में अंग्रेजों ने अपना सब कुछ वापस ले लिया। जैसे क्या क्या वापस ले लिया? अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि में साइन करवाया सिराज से। कौन कौन सी बातें, जरा ध्यान से देखिए। ये संधि साइन की जाती है रॉबर्ट क्लाइव और सिराज के बीच में। ये संधि किसके बीच में साइन की जाती है? रॉबर्ट क्लाइव प्लस सिराज के बीच में। क्या बातें कही गई? कि ईआईसी कलकत्ता की किलेबंदी कर सकती है। ईआईसी जो है वो कलकत्ता की किलेबंदी कर सकती है। दूसरी एक चीज, अब वो सिक्के भी ढाल सकती है और अपने सिक्के चला सकती है। तो सिक्के ढालने का अधिकार भी जो है वो आपके किसको प्राप्त हो जाता है? ईआईसी को प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा 3 लाख रुपए सिराज से युद्ध हर जाने के रूप में लिया जाता है। 3 लाख रुपए जो है ईआईसी को युद्ध हर जाने के रूप में सिराज से प्राप्त हो रहे हैं। प्राप्त हो गया। ठीक, और चौथी सबसे खास बात क्या कि सिराज और ईआईसी अब ये दोनों एक दूसरे के क्या बनेंगे? मित्र बनेंगे। सिराज और ईआईसी एक दूसरे के मित्र बनेंगे और इस बात से जो है आपके अलीनगर की संधि कंप्लीट हो जाती है। बात समझ आ रही है आपको? बट एक चीज आप ध्यान देखिए कि यहां पर मराठों के बालाजी बाजीराव हैं और मराठों के बालाजी बाजीराव जो है आपके 1750 में ही संगोला की संधि कर चुके थे। ध्यान से देखिए, कहां की संधि? संगोला की संधि। और संगोला की संधि के तहत अब जो है मुगलों के संरक्षण का अधिकार, मुगलों के संरक्षण का उत्तरदायित्व किस पर आ गया? वो अब मराठों पे आ गया। वक्त बदलता है तो ये होता है। 1707 तक जिस औरंगजेब ने शिवाजी और शिवाजी के वंशजों को कभी राजा नहीं माना, आज उसी मुगलियन खानदान के लोग संरक्षण किससे पा रहे हैं? उन्हीं शिवाजी के पेशवाओं से। इसे कहते हैं राजनीति में कभी भी कोई भी किसी भी स्टेज में आ सकता है, तो कभी भी राजनीति में किसी को अछूत नहीं मानना चाहिए। और राजनीति में किसी को अछूत ना मानने का कारण यही है कि भैया कब किसका सिक्का पलट जाए, कब कौन कहां आ जाए, ये बात कभी तय नहीं रहती। ठीक है, तो यहां पर आप क्या देखेंगे कि भाई फरवरी 1757 आ चुका है। हमने शुरुआत अप्रैल 1757 से की थी। अब आपको लगता है कि यहां से मामला सारा का सारा शांत है, बट ये इंटरवल है, क्योंकि इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव सिराज के खिलाफ करेगा एक शानदार षड्यंत्र। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव उस हर आदमी को ढूंढेगा जो कि खिलाफ है, जो कि खिलाफ है किसके? सिराज के। ठीक, आप दोस्त हजारों की भीड़ में ढूंढोगे, हो सकता है निराश घर वापस आ जाओ कि आपको कोई भी दोस्त नहीं मिला। आप दुश्मन ढूंढोगे तो हो सकता है मैं अपनी ऐसे आस्तीन झटक दूं और 10-20 निकल आए। ये दुनिया है, समझ रहे आप? आप क्या देखेंगे कि यहां पर सिराजुद्दौला के खिलाफ ये लोग एक आदमी ढूंढने निकलेंगे और इनको 10 लोग मिल जाते हैं। मैं बताता हूं कैसे। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि सिराज के खिलाफ कौन कौन लोग मिले। ये वो लोग थे जो मैं जिन्हें बोलूंगा कि सब के सब सिराज के गद्दार थे। और इन सिराज के गद्दारों में देखिए कौन कौन है। सबसे पहले तो आदमी ढूंढिए, मीर जफर। कौन था ये मीर जफर आपके सिराज का मुख्य सेनापति था। बताइए, वजीर ही जिसका ऐसा हो तो राजा का क्या ही होगा। घसीटी बेगम, ये सिराज की मौसी थी। मौसी जी इतनी सीधी भी नहीं। तीसरा आपको मिलेगा जगत सेठ। मैंने बताया था फतेह चंद।
उस जगत सेठ जिसके संबंध अली वर्दी खां से शानदार थे, उससे सिराज अपने संबंध अच्छे नहीं रख सकता। राय दुर्लभ, यह भी बैंकर था और इससे भी संबंध अच्छे सिराज नहीं रख पाया। राजवल्लभ, राजवल्लभ के बेटे कृष्ण वल्लभ ने एक मामले में सिराज को नाराज किया था, और सिराज जब जो है राजवल्लभ से बोलता है कि अपने बेटे को पेश करो, तो राजवल्लभ क्या करता है, अपने बेटे कृष्णवल्लभ को ईआईसी के पास भेज देता है और ईआईसी फिर से देने से मना कर देती है। ठीक है। यार लतीफ, कौन? यार लतीफ, ये आपके सेनापति का सहायक था, यानी ये दूसरा कमांडर था आपके सिराजुद्दौला की सेना का। ठीक है। तो देखिए इतने लोग हैं, और इतने में अभी एक महोदय बाकी हैं, वो हैं इनके दरबारी अमीचंद। कौन है? ये इनके दरबार में बैठा था अमीचंद। तो सिराज के खिलाफ आप देखिए गद्दार कितने शानदार लोग मिल रहे हैं, और सिराज के खिलाफ ये गद्दारों की पूरी पूरी फौज इकट्ठा है। और इन पूरे के पूरे लोगों को लीड कौन करेगा? इन पूरे के पूरे लोगों को एक आदमी लीड कर रहा है, और वो एक आदमी जो लीड करने वाला है वो कौन है? वो है आपके रॉबर्ट क्लाइव। इन सबों को लीड करने वाला एक ही नाम है, वो कौन है? रॉबर्ट क्लाइव, जिनकी इन सब बागड़ बिल्लों से बातचीत होगी। ठीक। इन सब बागड़ बिल्लों को वो एक ही बात बोलेगा, सिराजुद्दौला के खिलाफ हमारी मदद करो और हम तुम्हें क्या करेंगे? नवाजेंगे, इज्जत नवाजेंगे, इज्जत बख्शेंगे। हो सकता है नवाब बना देंगे। इनमें हो सकता है जाने कितनों से उसने बोला होगा कि चलो नवाब बना देंगे। मीर जफर को बोला होगा, सुनो हैंडसम लगते हो गुरु, ये नया लौंडा कल का आया सिराजुद्दौला, ये नवाब बन गया, आप क्या कर रहे हो? देखो आप अपनी पर्सनालिटी देखो, एकदम कटप्पा की तरह, चौड़े कंधे, आप नवाब क्यों नहीं बनते? तो ये सारी बातचीतें जो है आपके रॉबर्ट क्लाइव अब षड्यंत्र में इन सारे सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे, और अब यहां से शुरू होगा षड्यंत्र। मुख्य सेनापति मीर जफर से बोला जाता है कि यदि आप सिराज के खिलाफ युद्ध में हमारा साथ दें, यानी सिराजुद्दौला के सेनापति के नाते आप अगर युद्ध ना करें, तो आपको हम भविष्य के नवाब के तौर पर देख रहे हैं। ठीक। घसीटी बेगम की जिम्मेदारी यह दी गई कि घसीटी बेगम यदि दरबार के और परिवार के अंदर की खबरें हमें बताती रहें, तो हम आपको एक बड़ा अदब और ओहदे का पद देंगे। जगत सेठ और राय दुर्लभ, इनसे बोला गया कि आप किसी भी तरह से सिराज की फाइनेंशियल मदद ना कीजिए, बंगाल को अगर कोई आर्थिक दिक्कत आती है तो आने दीजिए। यार लतीफ वही करेगा जो इसको बोलेगा मीर जफर। ठीक। अमीचंद दरबार की सारी घटनाएं उठा के किसको लेकर आ रहा था? रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक। एक मुलाकात होती है आपके रॉबर्ट क्लाइव की, अमीचंद की और मीर जफर की, और यहां पर अमीचंद एक बढ़िया खेला खेल जाता है। समझ रहे हैं? और ये बढ़िया खेला क्या खेलेगा? अमीचंद एक बढ़िया खेला ये खेल जाता है कि भैया कहता है कि सुनो, अब हमें मालूम चल गया है कि तुम लोग सिराजुद्दौला के खिलाफ एक षड्यंत्र कर रहे हो। तो अमीचंद ने यहां पर एक बड़ा गैम्बल खेला, और अमीचंद ने क्या बोला कि सुनो, अब मुझे ये जो खबर आपने बताई है, इसके बदले में आप मुझे देंगे 30 लाख रुपए। आप मुझे क्या देंगे? 30 लाख रुपए देंगे। इसके अलावा सिराजुद्दौला के जितने आभूषण हैं, सिराज का आधा खजाना, सिराजुद्दौला का आधा खजाना आप देंगे, तो ये बात मैं चुपचाप सीक्रेट रखूंगा, अदरवाइज मैं सिराजुद्दौला को बता दूंगा कि तुम लोग षड्यंत्र कर रहे हो। अमीचंद को ये लग रहा था कि वो बहुत शाना है, बहुत समझदार आदमी, पर उसको मालूम नहीं था कि उसको एक बहुत ही तेज तर्रार रॉबर्ट क्लाइव से सामना हुआ है। और रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। रॉबर्ट क्लाइव अमीचंद से बोलता है कि ठीक है, हमें आपकी शर्त मंजूर है, बट हम अंग्रेज हैं और हम जो भी करते हैं पेपर पे करते हैं साइन, हम ऐसे बातचीत से नहीं मानते। ये अंग्रेजों की आदत रही है। अभी जब मैं जो आपके चैप्टर लेके चल रहा हूं, इसमें मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। 2 बातें पता है क्या? अंग्रेज 2 चीजें हमेशा करेंगे, या तो वॉर करेंगे या तो ट्रीटी करेंगे। यानी अंग्रेज बहादुर थे, वो लड़ जाते थे, अगर जीत गए तो गर्दन पकड़ लेंगे, हार गए तो पैर पकड़ लेंगे और करवा लेंगे क्या? संधि। और संधि भी बातचीत से नहीं, संधि साइन करवाएंगे। बोलो एक एक शब्द जो तुम कह रहे हो, ताकि कल को अगर तुम अपने शब्दों से पलट जाओ तो मैं तुम्हें एक कागज दिखाऊं कि देखो बेड़ू, ये तुम बोले थे, है कि नहीं? तो यहां पर आपके क्या है कि अमीचंद ने एक दांव खेल दिया, बोल दिया कि भैया 30 लाख रुपए और सिराज का आधा खजाना ये हमको मिलना चाहिए, वरना हम सिराज से सब बता देंगे। रॉबर्ट क्लाइव ने बोला ठीक है। और यहां पर रॉबर्ट क्लाइव क्या करेगा देखना। रॉबर्ट क्लाइव ने 2 पेपर लिए। ठीक। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? 2 पेपर लिए। एक लिया व्हाइट पेपर, और व्हाइट पेपर पे वो साइन करवाया जो कि ईआईसी का लिखा हुआ है, और एक लिया रेड पेपर। रेड पेपर पे वो साइन मतलब वो बातें लिखी थी जो कि आपके अमीचंद के सामने अमीचंद की शर्तें थी।
ठीक, ये ओरिजिनल था, ये असली पेपर था और ये नकली पेपर था जो अमीचंद के पास रहने वाला था। रॉबर्ट क्लाइव ने बोला वॉटसन से कि भाई वॉटसन तुम साइन करो। वॉटसन एक मेरी तरह आदमी था, जैसे मैं देखो कैसा दिखता हूँ, एकदम सीधा साधा मासूम सा दिखता हूँ, एकदम डिसेंट सा। आपको लगता है कि मेरे भीतर कोई ऐब होगा? बिल्कुल नहीं। कह के तो देखो एक बार कि होगा, तो बताऊं मैं फिर तुम्हें। तो यहां पर क्या होगा कि रॉबर्ट क्लाइव वॉटसन से बोलता है कि भिड़ू तुम भी साइन करो, और वॉटसन को मालूम है कि ये एक खेला है, वॉटसन मना कर देता है। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, फिर वॉटसन के जाली साइन बनाता है, ये वॉटसन के नकली हस्ताक्षर बनाता है और अमीचंद को टैकल कर लेता है, कुछ दिन के लिए शांत कर देता है। ठीक है, और कुछ दिन बाद यही आपके रॉबर्ट क्लाइव इसकी हत्या करवा देता है। रॉबर्ट क्लाइव किसकी? अमीचंद की हत्या करवा देता है। ठीक, तो अमीचंद का किस्सा यहां से खत्म हो गया। ठीक है, अब मामला यह बनना था कि भैया सबसे तो बातचीत कर ली है, बट युद्ध कैसे किया जाए। हमने सबसे बातचीत तो कर ली है, पर अभी बताओ युद्ध कैसे किया जाए। तो उसके लिए हमें कोई ना कोई तो एक ऐसा मौका ढूंढना था ना, जिससे ये पता चले कि हाँ भाई अब अंग्रेजों के जो है सिराजुद्दौला से कोई बचा नहीं सकता। इसका मौका आता है कैसे? इसका मौका आता है सिराजुद्दौला के दरबार में कुछ फ्रांसीसी जाते हैं। इनकी जो संधि की शर्त थी वो ये थी कि सिराज का दुश्मन अंग्रेजों का दुश्मन और अंग्रेजों का दुश्मन सिराज का दुश्मन, इनकी ये शर्त थी। और जब इनकी ये शर्त होगी तो ऐसे में आप क्या देखोगे कि फ्रांसीसी किसी एक कारणवश या किसी काम से जो है मुगल आपके नवाब के दरबार में भेजे जाते हैं। नवाब और इनकी चुपचाप अपनी कुछ बातचीत भी सिराज की चल रही थी, जो कि पता लग जाती है दरबारियों की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को। और रॉबर्ट क्लाइव इसे अली नगर की संधि का उल्लंघन कहते हुए लड़ाई के लिए तैयार बैठा है प्लासी में। तो अगर आपसे कभी सवाल पूछा जाए कि प्लासी का युद्ध किस संधि के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप हुआ, तो अली नगर की संधि के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप हुआ, जो कि मैंने अभी आपको यहां पर बताई। और अली नगर की संधि की एक बात मैंने आपको और भी बताई थी, यहां पे जो लास्ट पॉइंट मेंशन नहीं था वो ये था कि अली नगर की संधि का यदि कोई भी एक पॉइंट उल्लंघन होता है तो इसे पूरी संधि का उल्लंघन माना जाएगा और संधि वहीं पर समाप्त हो जाएगी। और यहां पर देखिए आखिरी पॉइंट जो है उसका उल्लंघन हुआ था और अंग्रेजों ने बोला कि अब यहीं से जो है संधि समाप्त हो जाती है। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच तनाव काफी बढ़ चुका था और अब दोनों की सेनाएं मौजूद हैं कहां पर? प्लासी के मैदान में। और यहीं से हम शुरुआत कर देते हैं प्लासी के युद्ध की। किसका युद्ध? प्लासी का युद्ध। ठीक, प्लासी के युद्ध की जो आधिकारिक डेट है वो है 23 जून 1757। ठीक है, अब यहां पर जो प्लासी का युद्ध हो रहा है उसमें देखिए कौन कौन लोग हैं। एक तरफ है सिराज, और सिराज के कमांडर हैं 3 लोग। मीर मदन, जिसके पास उसकी सेना का एक थोड़ा सा हिस्सा था। कश्मीर का उसका एक कमांडर था मोहनलाल, ये इसके साथ में है। और सबसे बड़ा गद्दार, सिर्फ बंगाल का नहीं हिंदुस्तान का भी, मीर जफर, इसके पास सिराजुद्दौला की सबसे बड़ी सेना थी। तो ये 3 कमांडर्स हैं आपके किसके? सिराजुद्दौला के। वहीं सामने कौन है? वहीं इनके सामने है आपके प्लासी के मैदान में ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का कमांडर कौन है? उनका केवल अपना एक कमांडर है और वो है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, इनकी अगर हम सेना की संख्या की बात करें तो इनकी सेना की जो संख्या है वो लगभग थी 50,000 सिपाही। सिराज की सेना की सिपाहियों की संख्या थी। वही रॉबर्ट क्लाइव की अगर हम बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव लगभग 3,000 सिपाहियों के साथ उतरे थे। सोचिए 17 का पहाड़ा अगर आप पढ़ेंगे तो 17 यहाँ 51 होता है, 17 3 51। यानी अगर सिराज के 16 सिपाही अगर अंग्रेजों के एक सिपाही के ऊपर गिर पड़े तो भी ये युद्ध जीता जाना था सिराज द्वारा। लेकिन इस युद्ध का हाल क्या होगा वो बड़ा मजेदार है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले जो है हम प्लासी के युद्ध की बातचीत आपसे कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। अब जब प्लासी के युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर बकायदा जो है 50,000 सिपाही की तरफ, 3,000 सिपाही की तरफ है। अब यहाँ पर युद्ध में हुआ क्या, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्लासी जो है आपके किसके किनारे है? प्लासी अगर आप देखोगे तो प्लासी जो है वो आपको हुगली किनारे दिखाई पड़ेगा। किसके किनारे? प्लासी जो है आपको वो हुगली के किनारे, या ये कह सकता हूं कि उसकी जो सहायक नदी भगीरथी है उसी की तरफ पर आपको दिखाई पड़ेगा। तो प्लासी जो है
भगीरथी के तट पर स्थित आम का बगीचा था, उसी के पास जो है ये युद्ध होता है। तो प्लासी जो है वो भगीरथी के तट पर स्थित एक आम का बगीचा था, वहीं पर ये लड़ाई लड़ी जाती है। लड़ाई भी क्या है, ऐसा मतलब इसे लड़ाई कहना भी मतलब बेकार हुआ मामला। 23 जून को एक तरफ सिराज की सेना आती है भगीरथी के तट पर, दूसरी तरफ से रॉबर्ट क्लाइव की सेना आ रही है। रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन का सबसे बड़ा जुआ खेला, अपना सबसे बड़ा गैम्बल खेला। वो मीर जफर पर भरोसा कर रहा है जिसने वादा किया है कि वो सिराजुद्दौला की तरफ से युद्ध नहीं करेगा। रॉबर्ट क्लाइव ने उस आदमी पर भरोसा किया है जो खुद अपने मालिक का सगा नहीं हुआ, तो वो रॉबर्ट क्लाइव पर कैसे होगा। रॉबर्ट क्लाइव की बात दिमाग में चल रही थी, पर फिर भी रॉबर्ट क्लाइव ने रिस्क लिया, और क्या शानदार रिस्क लिया। युद्ध को लेकर मीर जफर ने क्या बोला कि भैया युद्ध एक दिन टाल दिया जाए, आज युद्ध का मूड नहीं। इसी बीच सिराजुद्दौला को यह पता लगता है कि मीर जफर बिट्राई कर चुका है, और उसको यह खबर मिली कि मीर जफर प्लासी के मैदान में सिराज से युद्ध नहीं करेगा। रॉबर्ट क्लाइव सिराज को बुलाता, सिराजुद्दौला जो है वो मीर जफर को बुलाएंगे। एक शासक का अपना एक तरीका होता है, एक शासक का अपना एक लहजा होता है बातचीत करने का, एक तरीका होता है जो कि सिराज में बिल्कुल नहीं था। सिराज ने मीर जफर को बोला, परवरदिगार को जो है याद करके बताओ, क्या तुम हमसे दगा करोगे। और मीर जफर कहते हैं, कुरान पाक की कसम मियां, हम आप ही की तरफ हैं और इस कसम पे भरोसा कर लेता है। हमारे पुरुष समाज के लोग कसमों पे बहुत भरोसा कर लेते हैं। इतिहास उनको हर जगह ये बताता है कि कसमें, वादे, प्यार, वफा बातें हैं, सब बातों का क्या है कि नहीं। जो सिराज नहीं समझ पाया वो आप समझ जाना, ताकि आपके जीवन में कोई प्लासी जैसी नौबत ना आ जाए। खैर चलो युद्ध की तरफ आते हैं। आ जाता है मन में कभी कभी, सभी कहीं ना कहीं से अनुभव लेकर आए हैं, मुझे भी हुए युद्ध के, प्लासी के मैदान के, कहीं और के नहीं। तो यहां पर मैं आपको क्या दिखाऊंगा कि बकायदा 3000 सिपाही लेकर रॉबर्ट क्लाइव मैदान में खड़ा है, किसके भरोसे, मीर जफर के भरोसे। और मीर जफर वही करता है जो रॉबर्ट क्लाइव ने बोला। युद्ध की शुरुआत होती है, सिराज बोलता है अटैक, पीछे देखा कोई हिला ही नहीं। सिराज फिर से बोलता है भाई अटैक, उसने देखा फिर से पीछे कोई नहीं हिला। उधर मीर जफर भी ऐसे देख रहा है, सिराज अगर उधर खड़ा है तो मीर जफर उधर आसमान ताक रहा है कि कहीं उधर देख के आदेश मानना ना पड़े। अभी सिराज को लग गया है कि मामला गड़बड़ा गया। मीर जफर की सेना का एक भी आदमी युद्ध नहीं करेगा। जो थोड़ी बड़ी लड़ाई की वो लड़ाई की मीर मदन और मोहनलाल की सेना ने, ठीक है। और कोड़ पे खाज ये कि दोपहर को ये युद्ध जो शुरू हुआ था, दोपहर में क्या होता है, अभी देखिए 23 जून का महीना है, यानी यहां पर बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून अपना असर दिखाना शुरू कर चुका था। बीच मैदान में बारिश हो गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो आपको दिखाई पड़ रही है, ये वो लोग हैं जो कि साल भर कहीं ना कहीं युद्ध करते हैं भारत के अलग अलग क्षेत्र में, तो बड़े वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, बड़े वेल ट्रेन्ड हैं, और मैनेजमेंट इनका अच्छा है, संसाधन इनके पास अच्छे हैं। दूसरी तरफ ये वो लोग, ये उन लॉन्डो की सेना थी जो कि ऑफ सीजन में क्या होता है, किसान बन जाते हैं, युद्ध आता है तो वैकेंसी निकलती है, उसमें जो है सिपाही बन जाते हैं। ट्रेन नहीं थे, कोई तैयारी नहीं थी। अब जैसे ही बारिश हुई, इनके पास बाकायदा ट्रैम्पोलिन वगैरह थी। ट्रैम्पोलिन वगैरह मतलब क्या, टेंट था, पन्नी, मोमिया, बरसाती, जो भी कह लो। तो इन्होंने क्या किया, अपना गन पाउडर, बारूद वगैरह, एम्यूनेशन वगैरह, गोला वगैरह सब कवर कर दिया ताकि बारिश उसको नुकसान ना पहुंचाए। इनका बारूद, हथियार, गोला सब भीग रहा है, और सिराजुद्दौला का सिपाही अब धर्म संकट में, वो बंदूक लेके युद्ध करे या बोरी लेके खड़ा हो जाए और बारूद सिखाए। ये इस तरह की लड़ाई थी। लड़ाई कहना ही बेकार है, पूरा का पूरा मैच फिक्स है। सिराजुद्दौला से केवल टॉस उछलवाने के लिए बुलाया गया था कि बताओ पहली तलवार तुम चलाओगे या हम चलाएंगे। तुम भी चलाओगे तो भी तुम्हारी गर्दन कटेगी, और हम चलाएंगे तब तो कटेगी ही कटेगी। तो इस तरह से ये मैदान, ये जो प्लासी का जो रिजल्ट है वो इतना भयावह था। बट ये मान लीजिए कि कोई युद्ध जैसा मैदान नहीं था, कोई युद्ध जैसे माहौल था ही नहीं। बहुत जल्दी सिराजुद्दौला को पता चल जाएगा कि अब इस युद्ध में कुछ बचा नहीं। तो सिराजुद्दौला क्या है कि अपनी बीवी लुत्फुन्निसा को लिए मैदान में घूम रहा था। ये भी गजब आदमी था, है कि नहीं। गलत जगह पर गलत लोगों को लेकर घूम रहा था, जहां पर इसे समझदार होना चाहिए था वहां लुत्फुन्निसा को लेकर घूम रहा है कि नहीं। तो लुत्फुन्निसा को लेकर ये भागा। अब एक बार कमीशन ने पूछा कैसे भागा, तो हमको बताना पड़ा कि ऊंट से भागा। मैं ऑफलाइन बैचेस भी लेता हूं, वहां पर कई बार क्या होता है, इतिहास के कई जो नए नए जानकार बच्चे होते हैं वो गुरु का ज्ञान चेक करने आ जाते हैं। मुझे ये बात बहुत पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने कभी नहीं किया ऐसा। इतना विशाल सब कुछ होता है कि आपको सब कुछ मालूम रहे या मौके पर अगर कुछ याद ना पाए, उससे ये जजमेंटल हो जाना कि किसे क्या आता है किसे क्या नहीं आता, ये बहुत कम सीरियस चीजें होती हैं। हमारा आपका उद्देश्य सिलेक्शन होना चाहिए। बच्चों को मैं कई बार बोल चुका हूँ कि ये सब मत किया करो। बड़ा बच्चा मेरे पास चल के आया, कहता सर सिराजुद्दौला भागा। मैंने कहा ठीक है। बोलता कैसे भागा, मैंने कहा ऊंट से भागा। कहता अच्छा।
कहता सर ये यूपीएससी में आया था क्या? मैंने कहा बेटा यूपीएससी मूर्खों का अड्डा थोड़ी ना है। यूपीएससी कुछ सबसे बेहतरीन लोगों का अड्डा है। यूपीएससी कुछ दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमागों को चुनती है ऐसे पदों के लिए। ऐसे सवालों ध्यान मत दिया करो। मैंने भी आपको बता दिया कि सिराजुद्दौला कैसे भागा, ऊंट पे चढ़ के भागा, और किसके साथ भागा? अपनी बीवी लुत्फुन्निसा के साथ भाग जाता है युद्ध के मैदान से। आप कहते हैं कि भैया जब आपके कर्म खराब हो ना तो आप आसमान से टपकते हैं और खजूर मटक जाते हैं। युद्ध के मैदान से भागा, एक मजार में शरण ली, और जिस मजार में सिराजुद्दौला शरण ले रहा है उसका जो वहां पर एक फकीर रुका हुआ था, और ये वो फकीर था जिसको मुर्शिदाबाद में कभी सिराजुद्दौला ने गाली गलौज करके डांट वाट दिया होगा। उसको भी अपनी दुश्मनी निकालनी थी। सिराज बहुत अभागा था, और जब सिराज को उससे दुश्मनी निकालनी थी तो उसने क्या किया, आपके मीर जाफर के बेटे मीरन को उन्होंने भेज दिया कि आपके जो शत्रु हैं वो उसी मस्जिद में छुपे बैठे हैं। तो मीर जाफर के बेटे मीरन ने सिराज को पकड़ा और अपने कमांडर से बोला कि इसको मुर्शिदाबाद ले जाओ, और उसके कमांडर ने मुर्शिदाबाद में पूरी जनता के सामने, उस सिराज की मां के सामने, अमीना बेगम के सामने, सिराज को हाथियों से कुचलवा दिया, और इस तरह से बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब का अंत हो जाता है। क्योंकि इसके बाद जो बंगाल के नवाबों की सीरीज जो आती है वहां पर आप क्या देखेंगे कि सारे के सारे बंगाल ईआईसी, सारे बंगाल के नवाब ईआईसी द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। बात समझ आ रही कि नहीं? तो यहां पर आपके रिजल्ट क्या निकलता है, प्लासी का रिजल्ट क्या निकलता है, वो बड़ा शानदार था। देखिए रिजल्ट ये है कि सिराज पराजित हुए एवं मारे गए। सिराज पराजित हुए एवं मारे गए। ईआईसी ने क्या किया, मीर जफर को उसकी ईमानदारी जो कि उसने कंपनी के प्रति निभाई उसको इज्जत दी, और मीर जफर को ईआईसी ने नया नवाब घोषित कर दिया। अभी ईआईसी तय कर रही है बंगाल का नवाब कौन बनेगा। इसके बदले जफर ने क्या किया, इसके बदले जफर ने 24 परगना के दीवानी अधिकार, 24 परगना का दीवानी अधिकार किसको सौंप दिया, ईआईसी को सौंप दिया। 24 परगना के दीवानी जो अधिकार है वो किसको सौंप दिया, ईआईसी को। ठीक, और इस प्रकार से प्लासी के इस युद्ध का परिणाम ये रहा कि बंगाल में आपके अब स्वतंत्र नवाबों का साम्राज्य समाप्त हो गया। अब इसके बाद आपको जितने लोग दिखाई पड़ेंगे वो सारे के सारे लोग कैसे हैं, वो सारे के सारे लोग ईआईसी द्वारा संचालित हैं, वो सारे के सारे लोग ईआईसी द्वारा गुलाम बनाए गए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने क्या समझा, अली वर्दी खान के बारे में समझा, सिराजुद्दौला के बारे में समझा, और सिराजुद्दौला के बाद हमने ये समझा कि प्लासी का युद्ध क्या रहा और प्लासी के युद्ध के परिणाम क्या रहे। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने डायरेक्ट शासन शुरू नहीं किया, क्योंकि अंग्रेजों के पास इतना मैनफोर्स ही नहीं था कि भाई वो बाकायदा सारे के सारे लोगों को लाएं, इतना अफसरों का और इतना सिपाहियों का, इतना सैनिकों का, इतना अधिकारियों का जमावड़ा करें कि ये बंगाल पर राज करना शुरू करें। उनका काम अभी भी बिजनेस संभालना था, व्यापार संभालना था, वो व्यापारी संभाल रहे थे। बस आदमी ऐसा चाहिए था जो हमारी सारी सुन ले। तो बस इन्होंने क्या किया, अब बंगाल में अपना एक पपेट नवाब स्टैब्लिश कर दिया, स्थापित कर दिया। इसके बाद जो बंगाल में हुआ वो जानेंगे पर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्रमोट करें इन फोकस सिविल एकेडमी को। जय हिंद।